देखिए आपका ये विशेष न्यायालय और विशेष न्यायालय की शक्तियां और प्रक्रिया क्या होगी, ये आपका दो क्वेश्चन आ सकता है। और मैंने विशेष न्यायालय तो आप लिखेंगे कि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अध्याय 8 में आपका विशेष न्यायालय की प्रक्रिया और शक्तियां तथा साक्ष्य का अभिलेखन के बारे में प्रावधान किया गया है, जिसमें कि धारा 33 में विशेष न्यायालयों की प्रक्रिया और शक्तियां दी। धारा 33 नहीं भाई, देखिए आपका थोड़ा गलत हो गया, फिर एक बार बैक हुई है। पहले प्रक्रिया ही बताने लगा आदमी। अध्याय 7 देखिए, फिर एक बार देखिए। अब जो पिछला आपका लिखवाया जा रहा था उसमें एक गलती हो गई थी सेक्शन की। 131 वो सेक्शन नहीं है, 138 है। यानी कि वो जो सेक्शन हम लिखवाए थे वह 131 न होकर 138 है। कल फिर हम सुधरवा देंगे उसको लिखवाते समय। फिर एक बार देखिए इसको, विशेष न्यायालय के बारे में क्या प्रावधान है बताइए। तो आपका जवाब रहेगा कि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अध्याय 7 में धारा 28 से लेकर 32 तक में विशेष न्यायालय के बारे में प्रावधान किया गया है, जो निम्नलिखित है। तो धारा 28 शुरू कर देंगे। विशेष न्यायालयों को अभिहित किया जाना, तो त्वरित विचारण उपलब्ध कराने के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के न्यायाधीश के परामर्श से राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्रत्येक जिले के लिए इस अधिनियम के अधीन अपराधों का ट्रायल करने के लिए कोर्ट ऑफ सेशन को एक विशेष न्यायालय होने के लिए अभिहित करेगी। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि शीघ्र विचारण हो, स्पीडी ट्रायल हो, ऐसे मामलों में जितना जल्दी हो सके न्यायालय का फैसला आ जाए, इसके लिए राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से राजपत्र में नोटिफिकेशन जारी करके जिले के लिए कोर्ट ऑफ सेशन को यानी कि सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय घोषित करेगी। लेकिन किसके परामर्श से? उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से। इतना अपनी भाषा में भी इसको लिख सकते हैं। अगला देखिए, परंतु यदि किसी सत्र न्यायालय को बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन उन्हीं प्रयोजनों के लिए आपका अभिहित की किसी विशेष न्यायालय को बालक न्यायालय के रूप में अधिसूचित कर दिया गया है, तो ऐसा न्यायालय इस धारा के अधीन विशेष न्यायालय समझा जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी अन्य न्यायालय को आपका बालकों के मामलों को देखने के लिए अथराइज कर दिया गया है, तो वहाँ वह अन्य न्यायालय स्पेशल कोर्ट माना जाएगा। एक लाइन में। खंड 2 देखिए, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण करते समय कोई विशेष न्यायालय किसी ऐसे अपराध का उपधारा 1 में निर्दिष्ट किसी अपराध से भिन्न विचारण भी करेगा, जिसके साथ अभियुक्त को सीआरपीसी के अधीन उसी विचारण में आरोपित किया जा सकेगा। इसका मतलब अपनी भाषा में इसको लिखिएगा कि विशेष न्यायालय अभियुक्त के विरुद्ध अन्य अपराधों का भी विचारण कर सकता है, जिनका जो अपराध अभियुक्त ने इस कानून के अलावा किया हो। यानी कि इसका मतलब कि पास्कोस एक्ट की भी धारा अभियुक्त पर लगी और आईपीसी की भी कुछ धाराएं लगी हैं, तो ये नहीं होगा कि आईपीसी की धाराओं का विचारण दूसरा कोर्ट करे और पास्को एक्ट के तहत विचारण दूसरा कोर्ट। जो ये स्पेशल कोर्ट है, ये आईपीसी की भी धाराओं का
और इस कानून की धाराओं के तहत लगे आरोपों का विचारण करने की क्या रखेगा क्षमता। इसका मतलब ये हुआ। तो हमेशा मैं बता दूं ज़्यादातर मामलों में आईपीसी की धारा भी लगती है 376 या ए बी जो भी, और पास्को एक्ट की भी धारा लगती है, और दोनों का विचारण विशेष न्यायालय करता है, और जिसमें अधिक दंड की मात्रा रहती है वह दंड आपका अभियुक्त को दिया जाता है। अगला देखिए खंड 3। इस अधिनियम के अधीन गठित विशेष न्यायालय को आईटी एक्ट में किसी बात के होते हुए भी उस अधिनियम की धारा 67 बी के अधीन अपराधों का, जहां तक वे किसी कृत्य या व्यवहार या रीति में बालकों को चित्रित करने वाली लैंगिक प्रकटन सामग्री के प्रकाशन या पारेषण से संबंधित हैं, या बालकों का ऑनलाइन दुरुपयोग सुकर बनाते हैं, विचारण करने की अधिकारिता होगी। यानी कि बाल सोशल मीडिया के माध्यम से अगर बालकों के प्रति अपराध किया जाता है तो उन अपराधों का ये विशेष न्यायालय ही क्या करेंगे, ट्रायल। एक लाइन में धारा 9 भी याद रहे तो आप सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी लिख सकते हैं। अगला ये धारा 29 कतिपय अपराधों के बारे में उपधारणा आपका, जहां किसी व्यक्ति को इस अधिनियम की धारा 3, 5, 7 या 9 के अधीन किसी अपराध को करने या दुष्प्रेरण करने या उसको प्रयत्न करने के लिए अभियोजित किया जाता है, वहां विशेष न्यायालय तब तक यह उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने वह अपराध किया, दुष्प्रेरण किया या प्रयत्न किया, जब तक कि इसके विरुद्ध साबित न हो जाए। यानी कि सबूत का भार अभियोजन पर न होकर किस पर चला जाएगा, अभियुक्त पर। यानी कि न्यायालय ये उपधारणा करेगा, बाध्य है, कि अभियुक्त ने अपराध किया या अपराध का दुष्प्रेरण किया, सेक्सुअल अपराध का, या प्रयत्न किया है, और सबूत का भार किस पर चला जाएगा, अभियुक्त पर। अभियुक्त को ये सिद्ध करना पड़ेगा कि हमने ये अपराध नहीं किया। यानी कि अभियोजन को नहीं सिद्ध करना है, अभियोजन की ओर से तो न्यायालय ने क्या कर लिया, प्रिजम्पशन। अगला धारा 30 आपराधिक मानसिक दशा की उपधारणा आपका, तो ये भी शॉर्टकट में लिखना है, पूरा लाइन न लिखिएगा। देखिए हम अपनी भाषा में एक बार पढ़कर बता रहे हैं। इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए किसी अभियोजन में जो अभियुक्त की ओर से आपराधिक मानसिक स्थिति की अपेक्षा करता है, विशेष न्यायालय ऐसी मानसिक दशा की विद्यमानता की उपधारणा करेगा। यानी कि तुम्हारा इंटेंशन ये कार्य करने का था, इस बात के बारे में भी क्या कर लिया जाएगा, उपधारणा। अगर अभियुक्त, लेकिन ये उपधारणा खंडनीय है, अभियुक्त साबित कर सकता है कि हमारा आशय लैंगिक अपराध करने का नहीं था, ये दुर्घटनावश हो गया, भूलवश हो गया, या आपका कह सकते हैं आवश्यकतावश हो गया, जो भी कहे, लेकिन इसका कौन खंडन कर सकता है, अभियुक्त। इसके बाद धारा 31 विशेष न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों को सीआरपीसी लागू होगी, ये भी छोड़ दीजिए। इसके बाद धारा 32 विशेष लोक अभियोजक आ जाएंगे जो विशेष न्यायालय में अभियोजन के मामलों का संचालन करेंगे। अब ये है कि इनके लिए ये विशेष लोक अभियोजक तभी नियुक्त किए जाएंगे जब कम से कम अधिवक्ता के रूप में कितने वर्ष का अनुभव रखते हों, 7 साल। तो ये किसकी ओर से लड़ेंगे, पीड़ित की ओर से, सरकार का पक्ष रखेंगे आपका। अभी देखिए आपका जो सृजित किया गया पद एपीओ का यूपी में, हो सकता है अगले साल आ जाए। जो ये जुनाइल जस्टिस एक्ट है, यानी कि किशोर न्याय अधिनियम आपका, जुनाइल जस्टिस जो बोर्ड, एक जुनाइल जस्टिस बोर्ड बनता है, उसमें आपका
अभियोजन का संचालन करने के लिए एपीओ के 75 पद नए सृजित किए गए हैं। अब ये है कि भाई आपका हाई कोर्ट ने रिकमेंड इत्यादि ने किया था, तो सोशल मीडिया पर लेटर आ गया कि सृजित कर दिया गया। अब ये है कि वैकेंसी कब आएगी, ये सरकार के ऊपर है। तो हो सकता है कि एक बार पुनः आपका ये जो जुनाइल जस्टिस एक्ट के तहत मामले हैं, उनमें एपीओ की नियुक्ति जो कोर्ट में, स्पेशल कोर्ट में होती हैं, किशोर न्यायिक बोर्ड में, तो हो सकता है कि एपीओ की वैकेंसी आपका यूपी में इसके बाद आए, यानी इस वैकेंसी के बाद, क्योंकि उसमें 75 सीटें हैं। स्पष्ट जो सोशल मीडिया पर लेटर चल रहा है, रिकमेंडेशन, वो बताया जा रहा है। तो इस प्रकार आपका माने विशेष न्यायालय भी समाप्त हो गया। अपनी भाषा में इसको लिखिएगा थोड़ा। अब विशेष न्यायालय की प्रक्रिया, शक्तियां और साक्ष्य का अभिलेखन। तो पहले तो कोर्ट ऑफ सेशन का के बारे में सीआरपीसी में जो प्रावधान है उसको थोड़ा देखा जाता है, और तब उसमें इस कानून में क्या अंतर है। सामान्यतः धारा 193 सीआरपीसी बताती है कि सामान्यतः सत्र न्यायालय किसी मामले का सीधे संज्ञान नहीं लेता, यानी कि पहली बार मामला कोर्ट ऑफ सेशन में नहीं जाता। तो 190 में सामान्यतः कौन संज्ञान लेता है, किसके पास पहली बार मामला जाता है, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट। और 209 के तहत प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट इस मामले को कमिट करता है, सुपुर्द करता है, उपार्पण करता है, तब मामला कोर्ट ऑफ सेशन के पास जाता है। लेकिन आपका ये जो पास्कोस एक्ट है, आपका इस नियम का अपवाद है। एससी एसटी एक्ट भी अपवाद था। प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के हैं मामला न जाकर डायरेक्ट स्पेशल कोर्ट में जाएगा, यानी कि आपका कोर्ट ऑफ सेशन में डायरेक्ट पुलिस रिपोर्ट भेजेगी, न कि मजिस्ट्रेट के न्यायालय में। ये पहला पद हम बताएंगे। सत्र न्यायालय के समक्ष विचारण का प्रावधान जो रेगुलर ट्रायल होता है वह 225 से लेकर 236 तक में दिया गया है। सत्र न्यायालय द्वारा मामलों का क्या विचारण, तो अब उसमें कहाँ कहाँ चेंजिंग आएगी, कहाँ कहाँ नहीं आएगी, ये हमें इस कानून को पढ़ते समय देखना है। तो देखिए अब सही रहेगा आपका धारा 33 देखा जाए, विशेष न्यायालय की प्रक्रिया और शक्तियां। पहला खंड देखिए, कोई विशेष न्यायालय अभियुक्त को विचारण के लिए उसको सुपुर्द किए बिना किसी अपराध का संज्ञान, ऐसे अपराध का गठन करने वाले तथ्यों का परिवाद प्राप्त होने पर या ऐसे तथ्यों की पुलिस रिपोर्ट पर ले सकेगा। यानी कि इसका मतलब सीआरपीसी में अंतर कहाँ कहाँ आया, तो पहला अंतर ये आया कि इस अधिनियम के तहत विशेष न्यायालय बिना कमिटल के सीधे मामलों का संज्ञान लेगा, या तो परिवाद किया गया हो या पुलिस ने रिपोर्ट भेजी हो सीआरपीसी की धारा 173(2) के तहत। तो विशेष न्यायालय इन मामलों का क्या कर सकेगा, संज्ञान। भाई उपार्पण नहीं करना है, मजिस्ट्रेट द्वारा भेजना नहीं है, पहली बार में ही कहाँ मामला चला जाएगा, कोर्ट ऑफ सेशन। दूसरा देखिए, यथास्थिति विशेष लोक अभियोजक या अभियुक्त के लिए उपस्थित होने वाला अधिवक्ता बालक की मुख्य परीक्षा, प्रति परीक्षा, पुनः परीक्षा अभिलिखित करते समय बालक से पूछे जाने वाले प्रश्नों को विशेष न्यायालय को संसूचित करेगा, जो क्रम से उन प्रश्नों को बालक के समक्ष रखेगा। यानी कि एक और प्रावधान आ गया कि सामान्य नियम क्या है, अभी आपका परीक्षा बताया भी गया कि जब भी बालक गवाह के रूप में आए तो पहले उसकी मुख्य परीक्षा होगी, फिर प्रति परीक्षा, फिर पुनः परीक्षा और फिर अतिरिक्त प्रति परीक्षा।
और सामान्य नियम के अनुसार पहले से कौन सा क्वेश्चन हम पूछेंगे बालक से गवाह के रूप में आया है, ये डिसाइड नहीं रहता। लेकिन पास्को एक्ट के तहत एक और नियम है कि जब बालक गवाह के रूप में आए तो परीक्षाओं में कौन सा क्वेश्चन आप पूछेंगे, अधिवक्ता द्वारा उन क्वेश्चनों को पहले से ही किसको दिया जाएगा, न्यायालय को। और क्रम से न्यायालय चाहे तो कोई प्रश्न पूछने से मना कर सकता है कि आप ये प्रश्न न पूछिए, न्यायालय अनुज्ञा देगा और तब आप सीरियल वाइज उन प्रश्नों को किससे पूछेंगे, बालक से या बालिका जो भी हो। यानी कि एक और आपका नियम आ गया जो एविडेंस के विपरीत है, क्योंकि एविडेंस में पहले से क्वेश्चन लिख कर दिया नहीं जाता, लेकिन इस मामले में क्या आप पूछेंगे गवाह से, पहले से विशेष न्यायालय को लिख कर क्या करिए, दीजिए। तीसरा देखिए, विशेष न्यायालय यदि वह आवश्यक समझे तो विचारण के दौरान बालक के लिए बार बार विराम अनुज्ञात कर सकेगा। यानी कि प्रश्नों का लगातार पूछा जाना बीच बीच में क्या कर सकेगा, रोक सकेगा। कोई बड़े लोग थोड़े हैं, बड़े लोग थक जा रहे हैं पढ़ते पढ़ते तो ये तो बालक है, बताते बताते हो सकता है 100 क्वेश्चन वकील साहब तैयार किए हों, तो बीच बीच में न्यायालय क्या दे सकेगा, थोड़े थोड़े देर के लिए ब्रेक। जैसे कि आपका चायबाजी के लिए ब्रेक दिया जाता है, क्यों मौर्य जी, तो 15 मिनट का इधर भी ब्रेक रहता है, क्योंकि लगातार पढ़ते पढ़ते क्या होंगे, लोग थक जाएंगे। अगला चौथा देखिए, विशेष न्यायालय बालक के परिवार के किसी सदस्य, संरक्षक, मित्र या नातेदार की जिसमें बालक का और विश्वास है, न्यायालय में उपस्थिति अनुज्ञात करके बालक के लिए मित्रतापूर्ण वातावरण सृजित करेगा, ताकि घर के लोग रहेंगे तो बालक प्रश्नों का जवाब देने में डरेगा नहीं और निधड़क क्या करेगा, प्रश्नों का जवाब दे देगा। पांचवा, विशेष न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि बालक को न्यायालय में परीक्षण के लिए बार बार न बुलाया जाए। भाई एक दो बार बुलाकर और पूरी परीक्षा क्या कर लिया जाए, समाप्त। अगला देखिए आपका छठवां, विशेष न्यायालय विचारण के दौरान आक्रामक या बालक के चरित्र हनन संबंधी प्रश्न पूछना। बताइए आपका प्रश्न पूछने की इजाज़त देगा कि नहीं। जो आपका चरित्र हनन करता है, बालक की गरिमा का असम्मान करता है या सम्मान नहीं करता, तो ऐसा को क्वेश्चन पूछने की इजाज़त देगा कि नहीं। तो इसके लिए आपका 146 एविडेंस थोड़ा जोड़ लेंगे कि महिला के करेक्टर पर अटैक करिए, लेकिन 2-3 बातों पर अटैक करने से अब क्या किया गया है, प्रतिबंधित। बताया भी गया कि पूर्व अनैतिक चरित्र की महिला है या पूर्व लैंगिक अनुभव के बारे में अब दुराचार की शिकार महिला या दुराचार के प्रयत्न की गई महिला से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, 146 का परंतु हमने बताया था। अगला देखिए, इसमें विशेष न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि अन्वेषण या विचारण के दौरान बालक की पहचान प्रकट न हो। तो बालक का पहचान प्रकट न हो, मीडिया के लिए भी नियम हमने बताया कि क्या बालक का पहचान प्रकट कर देंगे तो मीडिया वाले चेहरे पर आपका धब्बा लगा देते हैं और तब दिखाते हैं बालक का चेहरा, नाम, पता, निवास कभी नहीं बताते। जो पेपर भी निकालता है तो काल्पनिक नाम आगे लिख देता है कि एक ऐसा नाम है काल्पनिक। क्यों? क्योंकि आपका पेपर वाले दंड के क्या होंगे, भागी। कम से कम 6 माह का दंड बताया गया था इस कानून में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इत्यादि के लिए, और अधिकतम 1 साल। कर्मचारी भी दोषी होगा और जो समाचार पत्र या मीडिया का मालिक है वह भी दोषी। यानी कि ज्वाइंट आपका वैकेरियस लाइबिलिटी का सिद्धांत इस कानून में मान्य है। अगला देखिए, परंतु ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किया जाए, न्यायालय आपका बालक के नाम पता को प्रकट करने की अनुज्ञा दे सकेगा यदि ऐसा करना बालक के क्या हो, हित में हो। छठवां देखिए, समुचित मामलों में विशेष न्यायालय दंड के अतिरिक्त बालक को कारित किसी शारीरिक या मानसिक आघात के लिए
ऐसे बालक के तुरंत पुनर्वास और प्रतिकर का आदेश दे सकेगा कि बालक का पुनर्वास किया जाए और बालक को क्या दिया जाए, तुरंत कुछ मुआवजा। 9वां देखिए, इस अधिनियम में के उपबंधों के अधीन रहते हुए विशेष न्यायालय को इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के विचारण के प्रयोजन के लिए सत्र न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी और आपका यानी कि सत्र न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी और जहां तक संभव हो जो सीआरपीसी में विचारण की प्रक्रिया दी गई है वह लागू होगी। अभी बताया गया सत्र न्यायालय के समक्ष विचारण सीआरपीसी में अध्याय 18 में धारा 225 से लेकर 237 में, लेकिन रेगुलर ट्रायल की प्रक्रिया 225 से 236, यानी कि जो यहाँ डिफर बातें की गई हैं वह लागू होगी और नहीं की गई हैं तो अन्य मामलों में जैसे सत्र न्यायालय विचारण करता है, कोर्ट ऑफ सेशन सीआरपीसी की किस धारा के तहत नियमित विचारण रेगुलर ट्रायल 225 से 236 37 अलग जाती हैं वो मानहानि के मामलों में, तो ये विचारण की जनरली क्या अपनाई जाएगी, प्रक्रिया, यानी कि जो सीआरपीसी में दी गई है। इस प्रकार आपका 33 धारा समाप्त हुई। 34 देखिए, बालक द्वारा अपराध किए जाने और विशेष न्यायालय द्वारा आयु का अवधारण करने के मामले में प्रक्रिया, तो किशोर न्याय अधिनियम लागू होगा और बालक का आयु का निर्धारण किया जाएगा, यानी कि उसमें डिटेल में दिया गया है, हड्डी देखकर, दांत देखकर, आपका सर्टिफिकेट देखकर बालक की एज का क्या किया जाएगा, निर्धारण। इसके बाद 35, बालक के साक्ष्य को अभिलिखित और मामले का निपटारा करने के लिए अवधि। ये महत्वपूर्ण है, एक लाइन जरूर लिखिएगा कि आपका बालक के साक्ष्य और विशेष न्यायालय द्वारा अपराध का संज्ञान लिए जाने के 30 दिन के भीतर अभिलिखित किया जाएगा और यानी कि आपका 30 दिन के भीतर क्या किया जाएगा, अभिलिखित और प्रयास किया जाएगा न्यायालय द्वारा कि जिस तारीख को कांग्निजेंस लिया गया उससे 1 साल की अवधि के भीतर मामले का क्या कर दिया जाए, निपटारा, यानी कि फैसला कितने दिनों में आ जाना चाहिए। तो जिस दिन विशेष न्यायालय ने परिवाद या पुलिस रिपोर्ट पर कांग्निजेंस लिया है उसके कितने दिन के अंदर, 1 साल। इसके बाद धारा 36, साक्ष्य देते समय बालक का अभियुक्त को न दिखाया जाए, यानी कि बीच में पर्दा लगा दिया जाए। दुराचार के मामलों में भी अब यही नियम आ गया है कि अभियुक्त और स्त्री को आमना सामना कोर्ट में न किया जाए, तो कई जगह पर्दा लगाया जाता है, इधर अभियुक्त इधर पीड़ित बालक या बालिका या स्त्री, लेकिन और गवाही होती रहती है, भले न्यायालय से निकलने के बाद एसिड फेंक दिया जाए या जो भी किया जाए, लेकिन कोर्ट में आमने सामने कोई दुराचार के मामलों में भी आया है आपका कि आमना सामना न हो, ये नियम जोड़ा गया 2013 में। अगला देखिए आपका 37, विचारण का बंद कमरे में संचालित होना। तो एक लाइन बस लिखना है कि ऐसे मामलों का विचारण बंद कमरे में होगा, यानी कि बाहरी लोगों का प्रवेश उस कमरे में क्या होगा, वर्जित। तो भाई जज साहब रहेंगे, दोनों पक्षकारों के वकील रहेंगे, मुंशी उनसी इत्यादि रहेंगे, चपरासी जज साहब का गवाह रहेंगे और पीड़ित परिवार के लोग हो सकते हैं, लेकिन आम जनता का प्रवेश क्या है, वर्जित। और अंत में बालक का साक्ष्य अभिलिखित करते समय आपका दुभाषिया या विशेषज्ञ की सहायता लेना, यानी कि हो सकता है बालक बोलने में असमर्थ हो इत्यादि, तो भी आपका ट्रांसलेटर या आपका विशेष प्रबोधक विशेषज्ञ ले लिया जाए जो बालक की बातों को आपका एक अनुमान लगाए। जैसे कि आपका एविडेंस में भी अब जोड़ दिया गया है, लास्ट में हम बता दें, एविडेंस की धारा 119 कि 2013 में संशोधन करके ये जोड़ा गया कि अगर कोई साक्षी बोलने में असमर्थ है और आपका साक्ष्य दे रहा है तो ऐसी दशा में
आपका विशेष प्रबोधक जो उसके हाव भाव को समझ सके या ट्रांसलेटर रखा जा सकेगा और इसकी वीडियोग्राफी होगी, यानी कि रिकॉर्डिंग की जाएगी। तो इस प्रकार आपका ये जो कानून था समाप्त हो गया। 2 क्वेश्चन बचे थे आपका। ये मने विशेष न्यायालय और विशेष न्यायालय की प्रक्रिया। तो कल से आपका शुरू किया जाए, करप्शन एक्ट शुरू करते हैं भाई, यानी कि आपका ये भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम शुरू किया जाएगा कल से, ताकि आपका 3 कानून बिहार के लिए हो गया, 3 और बचा है। एक आयुध अधिनियम, एक करप्शन, एक और कौन है भाई? विस्फोटक, वो तो छोटा है बहुत ज़्यादा, हमें लगता है कि 2 दिन में हो जाएगा वो। करप्शन एक्ट और इसमें ही आयुध में ही समय लगेगा। विस्फोटक में 2-3 क्वेश्चन ही बनते हैं, वो रट्टा मारना है। 2013 में प्रतिस्थापित किया गया है। हाँ।